सो बच्चे, इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओकिनोमिया मीनिंग रूल ऑफ द हाउस होल्ड। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमिक्स का पहले नाम क्या था, पॉलिटिकल इकोनॉमी। एडम स्मिथ, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने एक डेफिनेशन दी, इट इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। और 1776 में उनकी पहली किताब आ गई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। और उन्होंने इकोनॉमिक्स को ये मटीरियलिस्टिक थोड़ा सा बेंट ऑफ माइंड दे दिया, तो उनकी जो डेफिनेशन थी उसका बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ। हावेवर उनके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन उभर के आई उसको काफी सेलिब्रेट किया गया, माना गया, एंड दैट वाज अ स्कैरसिटी डेफिनेशन गिवन बाय लियोनेल रॉबिन्स। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के ये इकोनॉमिस्ट, इन्होंने कहा कि हर इकोनॉमी में स्कैरसिटी, कमी व्याप्त रहती है। कमी की सिचुएशन में हमें चूज करना पड़ता है कि हमारे सीमित संसाधनों में, इन आवर लिमिटेड रिसोर्सेज, हम क्या करें, कौन सी चीज चूज करें, कौन सी चीज गिव अप करें। और इस चॉइस मेकिंग में ही हमारा पूरा समय जाता है, निजी व्यक्ति का भी और ऐसे ही कंट्री का भी। सो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। इकोनॉमिक्स में व्यक्ति चूज करता है उसकी जरूरतों को मैक्सिमम पूरा कर पाए लिमिटेड रिसोर्सेज में से। तो सिमिलरली लियोनेल रॉबिन्स का कहना था कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। उनके ऑब्जर्वेशंस एग्जाम के क्वेश्चन के रूप में आते हैं, मैन्स वांट्स आर, resources have alternate and every man is rational. rational माने लॉजिकल, तर्कसंगत, समझदार, इंटेलिजेंट, कि वो अगर चूज कर रहा है तो उसको फायदा मिलेगा, वही चॉइस वो चुनेगा। तो ये एक उनके ऑब्जर्वेशंस थे। देन उन्होंने स्कैरसिटी के ऊपर काफी शोध किया। स्कैरसिटी का मतलब है कमी। कमी का मतलब है जितने लोगों की डिमांड है उसकी तुलना में उस चीज की कमी है। जैसे अभी मेरे पास ये कैलकुलेटर है, बताओ इज इट स्कैर्स? डिपेंड्स। अगर सिर्फ मुझको यूज करना है तो मैं एक हूं, कैलकुलेटर की सप्लाई एक है, तो ये कम नहीं है। बट पूरी क्लास को यूज करना है और कैलकुलेटर एक है, मैथ्स का पेपर है हाथापाई हो जाएगी, इतना कम है। तो दैट इज वाई स्कैरसिटी को हमेशा डिमांड वर्सेस सप्लाई देखा जाता है। स्कैरसिटी का मतलब है कमी, एंड इससे बहुत लिमिटेशन इम्पोज होती है सभी सोसाइटी के एलिमेंट्स पे। जैसे हाउस होल्ड, घर में बच्चे अगर 3 हैं, उनकी जरूरतें हैं, मगर पेरेंट्स के पास पैसे लिमिटेड हैं, तो कमी की वजह से उनको लिमिटेशन होती है, कभी कुछ कम खर्च करें, कभी किसी चीज पे कम खर्च करें। ऐसे ही फर्म, हर फर्म को लगता है मेरे बेस्ट एम्प्लॉइज हों, महंगे एम्प्लॉइज हों, ट्रेन्ड एम्प्लॉइज हों, पर कैपिटल की कमी के कारण कम टाइप के ट्रेन्ड एम्प्लॉइज से भी काम चलाना पड़ता है, सस्ते रॉ मटेरियल से सामान बनाना पड़ता है। गिवन अ चॉइस तो हर व्यक्ति अच्छा सामान बनाए। तीसरा, द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जैसे अभी कोविड में वैक्सीन अरेंज करनी थी, तो इस वर्ष हमारा जो रिसर्च पे खर्चा होता है, जो हम स्पेस रिसर्च पे करते हैं, अपने डिफेंस पे करते हैं, वो सारे खर्चे हमें कट करने पड़े। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को जब कमी फील होती है तो वो कहीं से खर्चा रोक के कहीं कर पाती है। तो इससे लिमिटेशन आती है ऑन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी। और इससे ये एक बहुत बड़ी बात सामने आती है कि हर व्यक्ति की हर नीड पूरी नहीं हो पाती। तो इस बैकग्राउंड के साथ हम इकोनॉमिक्स का बिजनेस इकोनॉमिक्स टॉपिक पढ़ते हैं। नाउ बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब है डिसीजन लेने में जो काम आए इकोनॉमिक्स, पॉलिसी मेकिंग में जो काम आए इकोनॉमिक्स, दैट इज कॉल्ड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ये हमें बिजनेस के बेसिक निर्णय लेने में हेल्प करती है। तुम जितने भी टॉपिक्स पढ़ते हो, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्रोडक्शन, मार्केट, यूटिलिटी, ये सब तुम्हें एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर निर्णय लेने में हेल्प करेंगे इन योर कमिंग फ्यूचर। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स के पार्ट्स इस चैप्टर में दिए हैं 2, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो। काफी तुम इसके ऊपर मेरे साथ पढ़ चुके हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है। माइक्रो वर्ड का ही मतलब है इंडिविजुअल। जो स्टडी किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की इनकम, किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट की प्राइस, किसी इंडिविजुअल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, लेबर को सैलरी कैसे दे, ये तय करता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी भी बड़े एरिया की एक छोटे पार्ट की स्टडी को हम कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिसीजन लेने में
डिमांड, सप्लाई, इंडिविजुअल की यूटिलिटी, चॉइसेस, इन चीजों का यूज करता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ जो दूसरा पहलू है दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यापक अर्थशास्त्र, जो एक साथ पूरी चीज को स्टडी करता है। तो ये दोनों चीजों को मिलाकर ही माइक्रो और मैक्रो बनता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का बेस। तो ये इसमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो स्क्रीन पे है। माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस मीनिंग स्मॉल। मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस मीनिंग लार्ज। Microeconomics studies individual economic units while macro studies aggregate बड़े economic units. Micro is called price theory क्योंकि एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे एक लेबर को कितना मेहनताना दिया जाए एक एक की स्टडी करता है माइक्रो, जबकि मैक्रो पूरी कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है उसको उस लाइंस पे ज्यादा वर्क करता है। सो इट्स कॉल्ड इनकम थ्योरी। माइक्रो के टूल्स हैं डिमांड सप्लाई, तो उसके टूल्स हैं एग्रीगेट इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ऐसा। तो माइक्रो हेल्प्स इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, इसको तुम याद कर लो, ऑफन रिपीटेड क्वेश्चन। एंड मैक्रो को डेफिनेटली एग्रीगेट इकोनॉमिक्स कहते हैं। दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं, दोनों की जरूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू डिराइव या अराइव एट अ स्टडी और अ पॉलिसी। तो ये बताओ कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स का मेन यूज क्या है? डिसीजन मेकिंग। क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं बिजनेस में? कितना सामान बनाएं, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करें, कौन सी जगह में बेचें, कौन सा प्रोडक्ट नहीं चल रहा है उसको बंद कर दें, ये सब ये डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करती है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये हमने स्टडी किया था कितने टाइप के डिसीजंस। तो डू यू हैव दिस नोट विद यू? यस, कॉमन सेंस वाला है पॉइंट, कोई बहुत ज्यादा इसमें समझ जरूरत नहीं है दिमाग लगाने की। देन वेरी इंपॉर्टेंट पेज, इस पे से भी एक आध क्वेश्चन बन सकता है। नाउ ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इज इट अ साइंस और अ आर्ट? बोथ, इट इज बोथ। नंबर वन, इट इज अ साइंस। क्यों? कोई भी साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे ऑक्सीजन, वाटर का एक मॉलिक्यूल कैसा होएगा? H2O। तो ये गहरी स्टडी के बाद निकली हुई चीज है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ऐसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है, क्योंकि यहां पर भी दो चीजों के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है। इसकी वेल एस्टैब्लिश बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये एक विधा है, ये एक ब्रांच ऑफ स्टडी है, ऐसी हवा में नहीं चल रहा है। सो इट इज अ साइंस, मगर इट इज ऑल्सो एन आर्ट। आर्ट का मतलब होता है कला, एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज। जैसे किसी को गाना गाना है तो वो अप्लाई करता है सुरों का ज्ञान, जैसे उसको पेंटिंग करना है तो वो अप्लाई करता है कलर की समझ, तो अपनी इमेजिनेशन को। तो ऐसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स आर्ट भी है, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग फाइनली टारगेट है। जैसे जो लोग आईएएस बनते हैं वो लोग गवर्नमेंट के बिहाफ पे पॉलिसी नीति निर्धारण का काम करते हैं, वो सारे इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स यूज करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में तुम लोग जॉब करोगे, यू विल बी अ फाइनेंस एडवाइजर, यू विल बी मेकिंग पॉलिसीज फॉर द कंपनी। ये प्रोडक्ट लॉन्च करें, कितने रुपए का रखें, कहाँ बेचें, कितना डिस्काउंट दें, क्या करें, ऑल दिस विल इन्वॉल्व दिमाग की एप्लीकेशन। सो इट इज ऑल्सो एन आर्ट। ऑलराइट, सो हम पढ़ रहे थे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन आर्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत सारी दूसरी विधाओं को जोड़ के पढ़ा जाता है, जैसे मैथ्स, जैसे ऑपरेशंस रिसर्च, जैसे स्टैटिस्टिक्स, जैसे फाइनेंस, जैसे मार्केटिंग। ये सारी फील्ड का ज्ञान प्लस इकोनॉमिक्स का ज्ञान मिलके कोई डिसीजन लेते हैं, इसलिए इनके बारे में पता होना जरूरी है। ओके, देन इट इज प्रैग्मेटिक, मतलब वेरी प्रैक्टिकल। ये कोई आर्ट्स जैसी ख्वाबी या काल्पनिक या वेग बातें नहीं करता, ये प्रैक्टिकल अप्रोच पे बेस्ड है कि ये सामने प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है। एंड देन द वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर। इस पे तो IMP लिख ही लीजिए, नॉर्मेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव? सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताता है अभी की वस्तु स्थिति, द एक्चुअल करंट सिचुएशन, व्हाट इज एग्जिस्टिंग। वो बताता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है क्या होना चाहिए आइडियल सिचुएशन। ऑलराइट, तो ये आपको पूरी तरह से समझ में आना चाहिए पोर्शन। और
किसने कौन सा दिया था? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, लियोनल रॉबिन्स ने इस पे बहुत फोकस किया था। हमने इस तरह का ये क्वेश्चन किया था, ये याद है आपको? इस तरह का वो केस स्टडी आपको देके पूछ सकते हैं, बताओ कौन सा व्यक्ति कौन सा वाक्य बोल रहा है, हु इज सेइंग नॉर्मेटिव एंड हु इज सेइंग पॉजिटिव। तो ये इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव। ओके, नाउ मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, अब चैट में जवाब देंगे और सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं वो भी जवाब देंगे। कौन सा प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग प्रिस्क्रिप्टिव? सॉल्यूशन बताना कि ऐसा होना चाहिए। Which speaks about ideal situation, which speaks about demand and its relationship with price. Positive, क्योंकि positive cause and effect relationship बताता है। Which deals with ideal solutions to a problem. Normative, which deals with current problem. Okay, ठीक है। So ये तुम्हें चारों पांचों पता होना चाहिए, इस तरह का ही क्वेश्चन इसमें आता है। ऑल राइट, नाउ बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स का दायरा, अपनी अंदरूनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स काम आता है, और जो बाहर की प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने में मैक्रो इकोनॉमिक्स काम आता है। जैसे मैं अगर ये पेन बेचती हूँ तो ये मैं कितने का बेचूं, ये मेरा इंटरनल कंपनी का मामला है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसमें काम आता है। और अदरवाइज पूरी कंट्री में कितनी प्राइसेस चल रही हैं इसमें मेरा बस भी नहीं है, बट इसको समझने में मैक्रो इकोनॉमिक्स काम आता है। ऑल राइट, सो लेट अस कम टू सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी का मतलब होता है कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हर कंट्री फेस करती है, चाहे कंट्री डेवलपिंग नेशन हो जैसे हम, डेवलप्ड नेशन हो जैसे यूके, यूएस, जर्मनी, या अंडर डेवलप्ड हो हमसे भी नीचे जैसे बांग्लादेश। ये सभी तरह की कंट्रीज जो हैं ये प्रॉब्लम फेस करती हैं। इसके कारण ये है, 3 कारण है इन प्रॉब्लम के अराइज होने का। वो कारण ये है कि हर कंट्री में रिसोर्सेज सीमित है, शांत, वांट्स अनलिमिटेड है, और हर रिसोर्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि हम 1 एकड़ जमीन पे खेती भी कर सकते हैं, स्कूल भी बना सकते हैं, कुछ और भी बना सकते हैं, खेती में भी अलग अलग गुड्स बना सकते हैं। तो हम चॉइस करते रहते हैं कि हमारे लिए बेस्ट सूटेड क्या है। सो ये 3 कारण हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स हैं। और ये प्रॉब्लम्स क्या हैं? पहली प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं। सेकेंड, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड, तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है सीधे अ चॉइस बिटवीन वॉर गुड्स एंड सिविल गुड्स, टाइप ऑफ गुड्स की चॉइस। वॉर गुड्स का मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो हमारी देश की सुरक्षा करने में लगे हैं, इनको भी गुड्स की जरूरत पड़ती है, आर्म्स, एम्युनिशन, एवरीथिंग, तो उसमें पैसा लगाएं, या फिर सिविल गुड्स बनाएं, हम और तुम सिविलियंस की जिसकी जरूरत होती है उस पे। नाउ सिविल गुड्स में भी 2 चॉइसेस हैं, एक आज की जरूरत को देखें, दैट इज कंज्यूमर गुड्स, रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, ऑल दिस, एंड फ्यूचर को देखें, दैट इज कैपिटल गुड्स, मशीनें वगैरह। तो अगर आप कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि देश की सड़कें, देश में बड़े बड़े ब्रिजेस, डैम्स, गांव से शहर की सड़कें, कनेक्शंस, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, तो इस पे पैसा लगाएंगे तो भविष्य सुधरेगा। और आज के ऊपर पैसा खर्च करेंगे तो आज के लोग खुश रहेंगे। तो देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ। इतना नहीं है कि दोनों काम कर लो, दैट इज व्हाई वी हैव टू मेक अ चॉइस। तो दिस इज द फर्स्ट चॉइस, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक। द सेकेंड इज हाउ टू प्रोड्यूस। किसी भी कंट्री में 2 तरह के ऑप्शंस हैं, लेबर ओरिएंटेड, कैपिटल ओरिएंटेड। लेबर ओरिएंटेड मतलब जहां लेबर सरप्लस हो वहां लेबर को यूज करके काम कर लो। सो लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। बच्चों लेबर इंटेंसिव का मतलब लेबर को यूज करना, हमारी जैसी कंट्रीज जहां पॉपुलेशन बहुत है, चाइना जैसी कंट्रीज जैसे पॉपुलेशन बहुत है, तो एक पंथ 2 काज हो जाते हैं। लेबर सस्ता पड़ता है क्योंकि लेबर बहुत है और उनको जॉब भी मिल जाता है। और कैपिटल इंटेंसिव ऐसी कंट्रीज में यूज होती है मशीन्स जहां पर वर्कर नहीं है पर कैपिटल बहुत है। देन फॉर होम टू प्रोड्यूस, कैन समवन हाईलाइट दिस, इसमें क्या है? फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो एग्जैक्टली यही है बेटा, हर कंट्री की जो टेक्सचर है पॉपुलेशन का, इट इज कंप्राइज्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। एक तरफ अंबानी जैसे लोग हैं जो पूरे देश को खरीद ले, और एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति है एक वक्त की रोटी नहीं खरीद पा रहा। तो आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। हिंदू मतलब हमारे इस हिंदू कल्चर में तो
पूरा जो इंडिया का कल्चर है वो तो वैसे भी रहा है वसुदेव कुटुंबकम, सबको साथ लेके चलने का। ऐसे नहीं एक को मरने को छोड़ दिया और अपन एंजॉय कर रहे हैं, तो वो वैसे भी डजंट वर्क। तो गवर्नमेंट को तो इसका बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि हर कैटेगरी ऑफ पीपल की नीड्स पूरी होनी चाहिए। हो तो नहीं पाती हैं बट सबकी मोस्ट अर्जेंट नीड्स पूरी हो जाएं, ये हमारा टारगेट है। क्या हमारा टारगेट कुछ और भी है? क्या तुम्हें कोई फोर्थ नई प्रॉब्लम पता है? एग्जैक्टली हमने अपनी जरूरतों को पूरा करने में अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर लिया है कि हमने भविष्य के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। सो द फोर्थ न्यू प्रॉब्लम इज हाउ टू सेव फॉर द फ्यूचर। रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करें, विच इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्लीज राइट दिस वर्ड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, which means meeting the needs of current generation without compromising the needs of the future generation. Sustainable development करना is the new in thing. Sustainable development का मतलब झेलने योग्य डेवलपमेंट, भविष्य की जनसंख्या उसको झेल पाए ऐसा कीजिए। Meeting the needs of the current generation without compromising the needs of the future generation. That is fourth new problem. Okay, then बेटे next बात आती है economic systems की। Just do a quick revision. You've already noted. Economic system का मतलब होता है बेटा कंट्री की अर्थव्यवस्था को चलाने वाली पूरी प्रणाली, प्रक्रिया, सिस्टम। सो इकोनॉमिक सिस्टम वो है जिससे ये तय होता है कि कैसे लोगों को रोजगार दिया जाएगा, कौन निर्णय लेगा, कंट्री के मेन डिसीजन और मेन रिसोर्सेस किसके हाथ में रहेंगे, उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। तो तीन मुख्य इकोनॉमिक सिस्टम वर्ल्ड में चलते थे, अब तो मिक्स्ड ही है मेजरली, बट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी माने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो आप यूएस की इकोनॉमी को एक तरह से देख सकते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसमें कि कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो एक कमांडिंग वे में कंट्री को चलाती है, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड कमांड इकोनॉमी। एंड द थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी, जो प्लान्ड इकोनॉमी तो है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों का प्रेजेंस है, लाइक इंडिया। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विच इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, लेजर फेयर इकोनॉमी, उसके फीचर्स क्या है? एडम स्मिथ ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे बहुत शोध किया था और उनके समय में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ही मेजरली हुआ करती थी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो निजी उद्योगपतियों के पास है। जैसे अमेरिका में बिल गेट्स इज मोर पावरफुल देन ओबामा बिकॉज उद्योगपति ज्यादा पावरफुल हैं। दे आर द पीपल हु अर्न फॉर द कंट्री, और वो जो टैक्सेस देते हैं उस टैक्स से कंट्री चलती है। कंट्री की गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं, आप क्या बना रहे हो, कितना बना रहे हो, कितने रुपए पे बेच रहे हो, हमें टैक्स दे दो, दैट्स इट, खत्म बात। तो उस चक्कर में क्या होता है कि जो उद्योगपति होता है वो बेस्ट से बेस्ट रिसर्च करके प्रोडक्ट बनाता है कि मेरे कस्टमर को मैं बेस्ट दूं तभी मेरा सामान बिकेगा। और बिजनेसमैन का भी उद्देश्य मात्र प्रॉफिट कमाना होता है। प्राइस का मैकेनिज्म इज मार्केट डोमिनेटेड, डिमांड एंड सप्लाई के इंटरसेक्शन से प्राइसेस तय होती हैं। सोशल वेलफेयर दिमाग में नहीं होता है उनके। जैसे अभी कोविड का सीन था तो एक्चुअली कंट्री को कोविड से रिलेटेड सारी चीजें जैसे सैनिटाइजर्स हो गए, मास्क हो गए, ये अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गए, इन चीजों की ज्यादा जरूरत थी कंट्री को। मगर अमेरिका की आप बात देखिए, वो अपने मोबाइल्स और उनकी बाकी सब चीजें चलती चला रही है, उनको मतलब नहीं क्या हो रहा है देश में। तो ऐसा होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वर्कर्स जो होते हैं उनका काफी एक्सप्लॉइटेशन होता है, उनकी जॉब सिक्योरिटी से किसी कोई मतलब नहीं होता। जैसे कोविड के टाइम हमारे 300 भारतीयों को एक दिन में निकाल दिया जॉब से, ऐसा कितनी कंपनीज ने किया। मैं एक कंपनी का एग्जांपल दे रही हूँ, नॉट नेमिंग द कंपनी। तो ऐसा होता है वहां, देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि किसी व्यक्ति और सोसाइटी और इस सब से मतलब नहीं, प्रॉफिट कमाने से मतलब। तो ये वहां की सिचुएशन है। बिजनेसमैन में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, बट उनकी हाई रिसर्च की वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाता है और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स वो लोग देते हैं। वहां पर इकोनॉमिक साइकिल बहुत ज्यादा तेज चलती है, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन,
इसलिए ग्रेट डिप्रेशन भी अमेरिका तरफ ही हुआ था, जो हुआ था 1930s में। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का हिसाब किताब है। यहाँ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स का मुख्य वो कौन है? कंज्यूमर। कंज्यूमर जो चीज प्रिफर करेगा वही चीज बनेगी और वही उसको यूज करने की फ्रीडम है। गवर्नमेंट का बार बार हस्तक्षेप ऑलमोस्ट एब्सेंट है। एडवांटेजेस आपको क्लियर हैं आई होप। इसमें जो एफिशिएंट बिजनेसमैन हैं उनको बहुत फायदा रहता है, वो लोग काफी प्रॉफिट कमाते हैं क्योंकि उन्हीं के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। इसमें रिसोर्सेस का कहते तो हैं कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है क्योंकि कोई बिजनेसमैन वेस्टेज करने में बिलीव नहीं करता। इसमें जो अच्छे से काम करेगा, अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा, वो ज्यादा उसकी जीत होती है। मगर इसके नुकसान भी बहुत हैं। रिच बिकम रिच रिचर, एक के बाद एक फैक्ट्री खोलते जाते हैं, और पुअर बिकम पुअर। तो इनकम का गैप इज ह्यूज। तो रेवोल्यूशन भी सबसे ज्यादा इसी टाइप की कंट्री में होते हैं। तो ये इसके बड़े डिसएडवांटेजेस में आता है। हाई इनकम इनइक्वालिटी, नो जॉब सिक्योरिटी, और कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है। और जो कंट्री के लिए गुड्स की जरूरत होती है, मेरिट गुड्स, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जैसे कोविड की वैक्सीन इज अ मेरिट गुड, उनका उसकी तरफ ध्यान नहीं है। उन्हें अपने लिए जो प्रॉफिट कमाएंगे उसके लिए वो। तो दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एवरीबडी इज क्लियर विद दिस। द नेक्स्ट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। यूएसएसआर एक जमाने में थी, नॉर्थ कोरिया और चाइना भी अपने स्टार्टिंग में इस तरह की थी। कमांड इकोनॉमी इसको कहते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इसको कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने इसके ऊपर बहुत शोध किया था। इसमें स्टेट ओनरशिप होती है, मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री वगैरह निजी लोगों के हाथों में नहीं होती। गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज होती है, जैसे अपने यहाँ BHEL। तो इस तरह की जो फैक्ट्रीज हैं वो वही सामान बनाती हैं जो सोशल ऑब्जेक्टिव के साथ जरूरी होता है सोसाइटी के लिए। यहाँ पे कोई भूखा नहीं मरता क्योंकि गवर्नमेंट जो है लोगों को फ्री में खाना भी देती है। अगर जॉब नहीं है तो जॉबलेस लोगों को भत्ता भी देती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है। तो ये यहाँ पे होता है। यहाँ पर लेबर को इंसान की तरह मानते हैं, मशीन की तरह नहीं। तो उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है। गवर्नमेंट जॉब जैसे लग जाती है तो काम नहीं करो तो भी लगी रहती है, इसीलिए लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। विद नो ऑफेंस टू जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं। सो यहाँ पर बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। बेटा प्राइसेस यहाँ पर जैसे राशन की दुकान पे प्राइसेस होती हैं, वैसे यहाँ पे प्राइस इस तरह से सेट होती है। एडमिनिस्ट्रेड प्राइस उसको कहते हैं, फेयर प्राइस शॉप। मगर इसके नुकसान क्या है? अफसरों की तानाशाही चलती है, रेड टेपिज्म चलता है। रेड टेपिज्म का मतलब होता है पहले हमको ब्राइब दो तभी हम तुम्हारी फाइल आगे खिसकाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की परमिशन के बिना एक भी फैक्ट्री नहीं खुलती है। तो ये इसका सब नुकसान है। ब्यूरोक्रेसी उसको बोलते हैं। और लोग जो है कहना चाहिए अपनी चॉइस नहीं कर पाते। कंज्यूमर सॉवरेनिटी यहाँ नहीं हो पाती है। जो डिसाइड गवर्नमेंट ने कर दिया वही होता है। ओके, तो मिक्स्ड इकोनॉमी पे आते हैं अपन। मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ हाइब्रिड। बेटो हाइब्रिड का मतलब है हैविंग फीचर्स ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रॉफिट पे चलती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी सोशल वेलफेयर पे के सिद्धांतों पे चलती है। मिक्स्ड में दोनों का ध्यान रखा जाता है। शांत रहो बेटा। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों होते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में बच्चों दोनों का प्रेजेंस रहता है। इसे इंडिया में ही देख लो, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, चाहे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, चाहे एयरलाइंस, बस सर्विसेज, रेलवे को छोड़कर सभी जगह प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का प्रेजेंस है। ऐसी इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में डुअल प्राइस मैकेनिज्म होता है। मार्केट से भी डिमांड सप्लाई से प्राइस सेट होती है और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस सेट करती है राशन की दुकानों पे, फेयर प्राइस शॉप्स पर। मिक्स्ड इकोनॉमी में बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ऐसा माना जाता है कि बेहतर रिसोर्स का एलोकेशन होता है और कंट्री के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी ही बेहतर है। हम लोग जब आजाद हुए थे 1947 में, हमारे पास तीनों चॉइसेस थी, बट हमने अपने लिए मिक्स्ड इकोनॉमी को ही चुना और उसी को हम आगे बढ़ाते गए। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में ही बैलेंस्ड डेवलपमेंट होता है, ऐसा माना जाता है। नाउ ये पर्टिकुलर चैप्टर आप लोग 6, 7, 8, 9, 10 से किसी ना किसी फॉर्म में पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। फिर भी अगर कोई नॉन इको स्टूडेंट है तो मुश्किल से 3-4 पन्नों का
फर्स्ट चैप्टर में जो थ्योरी है उसको आप रीड कर लें, यू हैव सफिशिएंट टाइम अभी भी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ सुन के ग्रिप नहीं आ रही है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है।